Hello everyone, I am Jyotibala Rathore, vocational instructor dressmaking from NSTIW इंदौर। आज का हमारा टॉपिक है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स हमारी अपैरल इंडस्ट्री से रिलेटेड उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स हैं जो अपैरल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। यानी आप जब किसी भी कोर्स को टेक्निकली कोर्स करते हैं या उससे जब जाकर वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब भी आप ये कोर्स करते हैं तो उनकी कुछ टेक्निकल टर्म्स अलग होते हैं। जैसे मैथ्स के फॉर्मूला, मैथ्स के टर्म अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का। क्योंकि ये जो हमारा जो ट्रेड है अपैरल का है, ये बहुत फैला हुआ और बहुत बड़ा है। इसमें आप देखेंगे कि फाइबर से यार्न बनना, फैब्रिक बनना, और उससे उसके बाद प्रोसेस होती जाती है आगे आगे। फिर कपड़ा बनता है, कपड़े में फिनिशिंग होती है, फिर कटिंग, स्टिचिंग और अलग अलग, मतलब हर एक स्टेज पे आप देखेंगे कि अलग टर्म्स का यूज किया जाता है। लेकिन ये सभी क्योंकि अपैरल से जुड़े हुए टर्म्स हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स में आप देखेंगे ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की। आप सभी जानते हैं बहुत लेंदी है और कॉम्प्लेक्स है। इसमें हजारों टेक्निकल टर्म्स होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इसका एरिया फैला हुआ है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में, उतने ही ज्यादा इसके टर्म्स होते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में, मास प्रोडक्शन में आप देखते हैं सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। होल गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है इजी नहीं होती है कि सारी की सारी आप याद रखी जाए। लेकिन कुछ जो टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी होती है। कुछ ऑपरेशन के दौरान, मतलब आप ऑपरेट करते हैं, मशीन ऑपरेट भी करते हैं, तो आपको बहुत सारे टर्म्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होना चाहिए। और स्पेशली जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं अपैरल प्रोडक्शन के लिए, या अपने ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और उसके लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आप अपनी जो बातचीत के दौरान है या उनसे पूछे जाने आपसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उनके दौरान अगर आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं, तो इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप अपनी फील्ड से कितने जुड़े हुए हैं, आपको अपनी फील्ड का कितना नॉलेज है और आप उसके कितने क्लोज हैं। और आपने एक्चुअली टेक्निकल आपको नॉलेज है इसका, जो है आपने कोई भी जैसे पढ़ाई की, आपने इससे रिलेटेड कोर्स किया है। आप में से कितने ही ट्रेनिंग्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं, वो लोग सालों से सिलाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। उन्हें सीम रिपर, वो लोग सिलाई लगा रहे हैं, खोल रहे हैं, लेकिन सीम रिपर जब हम बोलते हैं तो वो नहीं पता होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी ये बताती है कि आपने, हाँ, इसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आपने पढ़ा है। ऐसे तो सिलाई कोई भी कर लेता है, काट के और सिलना है कपड़े तो कोई भी लोग कर लेते हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो कि घर में पुराने कपड़ों को खोलकर उन्हें रखकर नया कटिंग करके बना लेती हैं। तो इस तरह से कोई भी कर सकता है। लेकिन आप जब टेक्निकली वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको उसके टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उनका नॉलेज होना चाहिए। आज हम जो टॉपिक ये पढ़ रहे हैं टेक्निकल टर्म्स का, इसे हम अल्फाबेटिकली लेंगे, यानी A to Z। हम स्टार्ट करेंगे ए से और जेड पर जाकर इसे खत्म करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ए और बी को लेकर के सारे टर्म्स बताऊंगी। इसमें फर्स्ट है हमारा अलाउंस। अलाउंस जो होता है, इसे बोलते हैं हम सामान्य भाषा में मार्जिन, यानी सिलाई के लिए छोड़ा गया जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। ये देखिए, जब भी हम किसी भी गारमेंट में सिलाई लगाते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो हम उनमें अलाउंस छोड़ते हैं, यानी मार्जिन छोड़ते हैं हमारी सिलाई के बाद में। देखिए, अगर ओवरलॉक हो जाता है तो हम उतना ही, शर्ट में, जेंट्स गारमेंट में देखेंगे लूज कपड़ों में सीम अलाउंस ज्यादा नहीं होता, उनमें ओवरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक किया जाता है। और अन्य कपड़ों में, स्पेशली लेडीज वियर्स में जो है, हम साइड में मार्जिन जो छोड़ते हैं एक्स्ट्रा, यानी अगर आपकी साइज बढ़ जाती है, आप मोटे हो जाते हैं, तो आप इस मार्जिन को, इस सिलाई को खोलकर कपड़े को साइज में बड़ा कर सकते हैं, इस मार्जिन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो होती है सीम अलाउंस आपका, कहाँ, कपड़ों में आपका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है उसके बाद में
छोड़ा जाता है। इसमें ईज आपके मेजरमेंट में होती है और उसके बाद में अलाउंस छोड़ा जाता है। फिर आप देखेंगे एप्लिक। एप्लिक बना है अप्लाई शब्द से। अप्लाई, अप्लाई करना यानी हम बोलते हैं ना कि ये अप्लाई करना है, मेथड अप्लाई करो, यानी किसी के ऊपर किसी भी काम के लिए कोई भी चीज को उसके ऊपर अप्लाई करना। तो कोई भी, जैसे आपके पास फैब्रिक है, उसके ऊपर आप दूसरे कोई पीसेस की को शेप में या डिजाइन में कट करते हैं और उसको उस फैब्रिक के ऊपर अटैच करते हैं, दैट इज एप्लिक। देखिए यहाँ पर एक मेन आपका फैब्रिक है, इस पर इस तरह से कुशन कवर, टेबल क्लॉथ्स और आप अपनी ड्रेसेस पर एप्लिक वर्क कर सकते हैं। कई बार एप्लिक वर्क हम कपड़ों में जो दोष आ जाते हैं, यानी कि उनमें जो कहीं जल गया है, घिस गया है या कट लग गया है, पट जाता है, चिर जाता है, तो उस समय हम इसे रिपेयरिंग करने के लिए भी उस पर एप्लिक लगा सकते हैं। तो एप्लिक जो होता है क्या होता है, एक अलग से शेप में कटा हुआ पीस होता है। इसे हम ऑर्नामेंटेशन के लिए यानी कि कपड़े को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं या उपयोग करते हैं। अब आप देखेंगे आर्मसाई। आर्मसाई, आर्मसाई मतलब आपका होता है आर्म होल वाला भाग। ये देखिए यहाँ पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है, ड्राफ्टिंग में भी और पैटर्न में भी ये है। जो आपका हाथ का जो जॉइंट होता है वहां पर, यानी कि स्लीव्स के लिए जो है आप बगल इसे बोलते हैं, मुड्ढा भी बोलते हैं और बगल भी कहते हैं। द आर्म होल ऑफ गारमेंट इज कॉल्ड, गारमेंट में जो आर्म होल होता है मतलब बगल की जो गोलाई होती है उसे क्या कहते हैं, आर्मसाई। फिर है आपका अपेक्स। अपेक्स द हाईएस्ट पॉइंट और टिप ऑफ द बस्ट। देखिए ये आपका बॉडी, जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो आप नेक का जो पॉइंट होता है साइड का, यहाँ से लेके बस्ट पॉइंट तक की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं बस्ट लेंथ। और दोनों बस्ट मतलब कि जो चेस्ट में आपका हाईएस्ट पार्ट होता है उनकी जो बीच की दूरी होती है ये आपके अपेक्स पॉइंट है। ये बस्ट में आप देख रहे हैं नेक के साइड से जो आया हुआ बस्ट पॉइंट है। इसी को हम लोग जब भी हम ब्लाउज सिलते हैं या फिटिंग वाले गारमेंट्स बनाते हैं, आप बॉडी ब्लॉक बनाते हैं, स्लोपर्स बनाते हैं, तो उनमें आपको जब भी डार्ट लगानी होती है तो डार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस्ट लेवल या बस्ट लेंथ यानी कि नेक टू बस्ट हम मेजरमेंट लेते हैं और उसे हम बस्ट पॉइंट मार्क करते हैं। इस बस्ट पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम सारी डार्ट्स को कपड़ों में डालते हैं और उनसे हम फिटिंग लाते हैं। तो ये जो डार्ट्स है, अब इसमें आप देखेंगे ये एक बस से दूसरे बस तक की जो दूरी है ये येलो लाइन से अपेक्स टू अपेक्स जिसे हम कहेंगे, इसी को हम बस्ट पॉइंट भी कहेंगे और अपेक्स भी कहेंगे। ये जो दूरी है इसे कहते हैं बस्ट ब्रिज। देखिए यहाँ पर बस्ट ब्रिज को हमने अलग से दिया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 2016 में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बस्ट ब्रिज किसे कहते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अपेक्स टू डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, इसका है बस्ट ब्रिज। फिर है हमारा ए लाइन। ए लाइन नाम से ही पता चलता है ए शेप में, या जिसकी लाइन आउटलाइन जो है हमें ए शेप में दिखाई दे। ये जो आपकी ड्रेसेस होती है, आपकी बॉडी एक्चुअली इतनी नहीं होती है, अंदर होती है, लेकिन जो आपकी ड्रेस की आउटलाइन होती है इसे सिलॉट कहते हैं। ये आपके फिगर को और आपके आउटफिट के जो है वो डिजाइन बताती है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर हमें आउटलाइन इस शेप में दिखाई दे रही है, ऊपर से नैरो है, नीचे जाकर ये वाइड हो गई, चौड़ी हो गई है। और यहाँ देखिए आप बच्चों की एक फ्रॉक है, इसमें भी आप देखेंगे इसका शेप है इस तरह से आया। अगर हम इसमें एक अगर कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से बनता है, यानी ए के शेप में, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए लाइन फ्रॉक। कोई भी गारमेंट होगा, स्लोपिंग ड्रेस होगी जो ऊपर से स्लोपिंग मतलब ऊपर से ढलते हुए नीचे तक आती है और नीचे आकर की इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है बॉटम पर, हेम लाइन पर या बॉटम पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और ऊपर से कम होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए लाइन। नेक्स्ट है आपका अल्टर। अल्टर, अल्टर मतलब क्या होता है, अल्ट्रेशन करना, सुधारना, है ना, सुधार करना उसमें। किसी भी कपड़ों में कई बार हमसे दोष आ जाता है, कोई गलती हो जाती है, या हम जब स्टिच करते हैं और व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसमें कोई हो सकता है कि दोष हो या उसमें कोई कमी हो तो जिससे फिटिंग नहीं आती, अब उस ड्रेस को हमें अल्टर करना होता है। तो हम जो अल्ट्रेशन करते हैं वो पैटर्न करते हैं, टू चेंज पैटर्न सो दैट इट कॉरेस्पॉन्डेंस टू बॉडी। हम उसमें इस तरह से चेंज करते हैं कि वो बॉडी के अनुसार फिट हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया हुआ है ये शोल्डर का,
कि एक ये जो है स्क्वायर शोल्डर है। स्क्वायर शोल्डर मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे हल्के से नीचे की तरफ से झुके हुए चौड़े शोल्डर होते हैं। और आपका जो पैटर्न है सिंपल है। अब आपको स्क्वायर शोल्डर के लिए इसी को कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सुधारेंगे या इसको जब चेंज करेंगे, किसी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से हम डार्ट देकर इसमें ये वाली डार्ट डालेंगे। इस डार्ट को डालने से क्या होगा कि यहाँ डार्ट की चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ से आपका जो कपड़ा है कम हो गया, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और यहाँ से हम इसमें जो स्लैश लगाएंगे और फिर उन्हें स्टिच करेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर शोल्डर के लिए। अगर किसी के शोल्डर स्लोपर है, मतलब बहुत ही ज्यादा ढलवा कंधे या झुके हुए कंधे, देखिए यहाँ शोल्डर का शेप और यहाँ शोल्डर के शेप में अंतर है, तो ये आपके जो होते हैं स्लोप शोल्डर होते हैं। इस तरह के पैटर्न में करने के लिए देखिए यहाँ तो जस्ट एक स्लैश लगाया बिल्कुल छोटा सा और ये डार्ट ओपन कर दी। यहाँ पर आपको बड़ा करना है, यहाँ पर डार्ट डालनी है, उसके बाद में ये वाले जो कट है ये और ज्यादा गहरे दिए हैं, जिससे कि ये वाला पार्ट आपका और भी कम हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे नीचे झुकाना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ से स्लैश लगाएंगे और फिर इसे यहाँ से डार्ट पे हम लोग स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से ये इस बॉडी पर फिट हो जाता है। ये पहले यहाँ से उठा हुआ है और अभी एकदम फिट है। इसी तरह आप देखेंगे कि हम कैसे इसमें आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा कि ये इस तरह से जो फोल्ड आ रहा है ये कपड़े में, ये क्रीज आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। मतलब इसमें आपको अल्ट्रेशन करना है। तो अल्ट्रेशन करने के लिए आपको इसको मार्क करना होगा और फिर इसके पैटर्न में आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, अल्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, अल्टर। अब है अपेक्स ऑफ डार्ट। अपेक्स ऑफ डार्ट अभी हमने देखा था, अपेक्स पॉइंट, अपेक्स ऑफ डार्ट, द पॉइंट एट विच द डार्ट टैपर्स टू एन एंड। आपकी जो वो पॉइंट होता है ये जिसमें कि डार्ट टैपर्स यानी डार्ट चौड़े मुंह से शुरू होकर और पॉइंट पर सबसे ऊपर जाकर के एक ही पॉइंट पर आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपेक्स। ये जो पॉइंट हमें मिलता है, देखिए बस्ट पॉइंट हमेशा जहां रहेगा, आपका बस्ट लेवल से बस्ट पॉइंट हम मार्क करते हैं, बस्ट पॉइंट से हमेशा 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे जो है डार्ट ली जाती है। अगर आप इस अपेक्स डार्ट के अपेक्स को यहाँ तक कर दे तो फुलनेस यहाँ आ जाएगी। हमें अगर फुलनेस यहाँ चाहिए तो हमें उससे नीचे ही डार्ट को खत्म करना होगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, डार्ट के इस पॉइंट को अपेक्स। और ये नीचे से चौड़ा ऊपर जाते जाते जो कम होता जाता है शेप, उसे क्या कहते हैं, टैपर। तो ये जो है आपका द पॉइंट एट विच द डार्ट टैपर्स टू द एंड, जहां डार्ट जाकर टैपर हो जाती है एंड पर, उसे क्या कहेंगे हम, अपेक्स ऑफ डार्ट। ये आपकी बॉडी में अपेक्स है, बस्ट अपेक्स, बस्ट पॉइंट का अपेक्स है, और ये जो है आपका डार्ट का पॉइंट है। तो ये आपका अपेक्स ऑफ डार्ट है और ये बस्ट पॉइंट और अपेक्स है। अब है आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, जेनेरिक नेम फॉर मेन मेड फाइबर्स। आपको पता है फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं मेन मेड, जो कि मानवकृत रेशे होते हैं, जो व्यक्ति इंसान बनाता है। तो इसमें आपका जो मेनमेड फाइबर होते हैं उसी में एक आता है आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होते हैं पॉलीमर्स से बनते हैं और इनकी एक विशेषता होती है कि ये गर्माहट प्रदान करते हैं। यानी ये जो फाइबर होते हैं ये गर्म होते हैं। कोई भी मेनमेड फाइबर होते हैं वैसे तो हम उन्हें अलग अलग रूपों में बना सकते हैं, लेकिन इनमें चमक होती है और ये गर्माहट देते हैं, इसलिए इनका जो है यूज आर्टिफिशियल वुलन यानी कि पश्मीने का आपको कॉपी बनानी है तो आप वेब बना सकते हैं, स्वेटर्स या इस तरह के कोई गर्म जैकेट बनाने हैं और प्योर ऊन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वहाँ आप एक्रिलिक का भी यूज करते हैं। इससे सॉक्स, हैंड ग्लव्स हैं, जैकेट्स हैं और इस तरह के टी शर्ट्स है और आपके ट्रैक सूट्स होते हैं, ये ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा है आपका, एक्रिलिक। फिर हम आएंगे एएसटीएम स्टैंडर्ड्स। एएसटीएम का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ASTM इज अमेरिकन। आपने अभी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ा है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल में आप देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि ASTM का यूज जो है हम क्वालिटी कंट्रोल में, ये एक लेबल होता है जो हम लोग कपड़े बाहर से बनते आते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उन्हें टेस्टिंग किया जाता है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के लिए एक सोसाइटी है जो कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो है क्वालिटी परफेक्शन के लिए ये उसको क्वालिफाइड करते हैं कि हाँ
ये इसकी जब आप सब हर तरह से चेकिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद में ये इसे पास करते हैं, यानी इन पर ये परमिशन दे दी जाती है कि ये क्वालिफाइड है, टेस्टेड है। तो ये जो है गारमेंट इंडस्ट्रीज में इनसे जो हम लोगों को टेस्टिंग के लिए मटेरियल्स को करने के बाद में ये हमें इस तरह से सर्टिफाइड करते हैं कि आपका जो गारमेंट है ये सही है। इससे आपकी गारमेंट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये टेस्टिंग करवानी होती है। फिर आपका AAMA, जैसे AST में वैसे ही अमेरिकन अपैरल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। AAMA is American Apparel Manufacturers Association which likes ASTM। ASTM की तरह होता है। ये भी जो होते हैं स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड्स है, जो नॉर्म्स है, उन्हें बनाते हैं और उसके अनुसार आपके गारमेंट की, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी के लिए ये उसे वेरीफाई करते हैं, यानी कि उन्हें उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनको सर्टिफाइड करते हैं। फिर आपका बैंड्स में आपका आ जाएगा फैब्रिक बैंड्स भी हो सकते हैं रिबन के, जो कि हम लोग इसमें यूज करते हैं स्ट्रिप्स को कपड़ों में डिजाइनिंग के लिए, और कई बार हम इनमें जो है डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, हम फ्रील बनाने के लिए इस तरह के चौड़े बैंड्स का यूज करते हैं। हम पाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इनसे हम किनारों को भी फिनिश कर सकते हैं, बो बना सकते हैं कपड़ों में, ड्रेसेस में फ्लावर बना के लगा सकते हैं। आप इनको स्ट्रिप्स की जगह यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रील्स के किनारों को सजाने के लिए, पाइपिंग के लिए, नेक को फिनिश करने के लिए इन बैंड्स का हम यूज करते हैं। ये जो होते हैं इन्हें किनारों पर लगाया जाता है गारमेंट्स में, ठीक है। इन्हें फिनिशिंग के लिए भी, कई बार हम एज फिनिशिंग के लिए भी यूज करते हैं और कई बार हम इन्हें डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब आएगा आपका बास्क। देखिए बास्क एक नया सा टर्म लगता है, हमने इसे सुना नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस जो हैं ये बास्क कहलाते हैं। इस ड्रेस की विशेषता होती है कि सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए कि वुमेन्स टाइट फिटिंग ड्रेस वेस्ट मेड सेपरेट फ्रॉम द स्कर्ट एंड हैविंग द वेस्ट लाइन फिनिश अटैच्ड टू द वेस्ट पोर्शन। इसमें स्कर्ट तो अलग से होती है, ये स्कर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, सेपरेट होता है, लेकिन ये आपका वेस्ट लाइन आपकी कहाँ होती है, यहाँ खत्म हो जाती है। वेस्ट लाइन पर खत्म ना होके ये हिप लाइन की तरफ और आगे बढ़ता है, और स्कर्ट्स के साथ में या ट्राउजर्स के साथ भी पहना जा सकता है। और इसमें वेस्ट लाइन जो होती है इसी में ही जुड़ी रहती है, ये यहाँ आपकी वेस्ट लाइन आ गई है और उसके बाद एक कंटिन्यू आपका जो है कंप्लीट बना होता है, फिनिश किया जाता है। इसमें लिखा है स्कर्ट एंड हैविंग द वेस्ट लाइन फिनिश अटैच्ड टू द वेस्ट पोर्शन। ये वेस्ट पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपकी इसकी वेस्ट लाइन जो इसके साथ में अटैच्ड है। तो ये आपके इस तरह के शेप वाले, इस तरह के जो लेंथ वाले ड्रेसेस होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बास्क। ये टाइट फिटिंग गारमेंट्स होते हैं। अब है आपका बाइंडिंग। बाइंडिंग इज अ वेरी वेरी कॉमन और सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। बाइंडिंग जो होती है, बायस यानी बायस स्ट्रिप, हम इसे कहते हैं पाइपिंग। A bias strip of material used to enclose a raw edge as a finish or trim। किसी भी खुले हुए किनारों को जो गोलाई में होते हैं उन्हें फिनिश करने के लिए हम बायस स्ट्रिप का यूज करते हैं, यानी उरे पट्टी का, उरे पाइपिंग का। अब ये जो तीन तरह से फिनिश की जाती है, एक तो आपका ट्रेडिशनल जो होता है उसमें आप जो सिलाई होती है वो दिखाई नहीं देती है, जो यहाँ पर बिल्कुल आपकी पहली बार की सिलाई में आप जब पट्टी लगाते हुए पलटते हो तो उसकी जो सिलाई की लाइन बनती है उसी के अंदर हम दूसरी सिलाई लगाते हैं, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके। दूसरी होती है टॉप स्टिच, इसमें सिलाई इसके ऊपर लगाई जाती है, जो बच्चों के कपड़ों में हम ज्यादातर देखते हैं ना, बच्चों की ड्रेसेस में, टी शर्ट्स में ऊपर से सिलाई दिखती है, ये डेकोरेटिव पर्पज से और इसमें मजबूती भी रहती है। फिर है आपकी फ्रेंच, इसमें पूरी की पूरी जो बायस स्ट्रिप होती है उसे पूरा अंदर पलट दिया जाता है। देखिए बाहर सिर्फ आपको टॉप स्टिच दिखाई देती है, आपकी जो बायस स्ट्रिप है पूरी अंदर की तरफ। इस तरह के जो है बच्चों के ड्रेसेस में और आपके होजरी के जो कपड़े होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, टी शर्ट्स और वगैरह, इनमें इस तरह की जो है बाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो ये हुई आपकी बाइंडिंग। फिर है आपका बेल स्लीव। बेल स्लीव मतलब क्या होगा, नाम से समझ में आता है, बेल, बेल यानी घंटी नुमा, यानी ऊपर से सकड़ी और नीचे जाकर फैली हुई। हेम लाइन यानी बॉटम पर इसका घेर जो है फैला हुआ रहता है, और ऊपर से जो है बिल्कुल सामान्य रहता है। आपका जो ये स्लीव क्राउन है वो सामान्य होता है, इसमें यहाँ पर कोई गैदर्स नहीं है, कुछ भी वो नहीं, पफ नहीं डाला गया, यानी गैदर्स नहीं यूज किए गए हैं।
ये ऊपर से सामान्य सीधी आस्तीन है, इससे नीचे जा करके आप जब प्लेन स्लीव बनाते हो उसी में अगर इस तरह से आप इक्वल डिस्टेंस पर मार्क करके स्लैश लगा देते हैं और इस पार्ट को अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये जो है आपकी क्या बन जाती है, बेल स्लीव बन जाती है। इसे हम कहेंगे बेल स्लीव। आजकल जो बेल स्लीव है इस तरह से डायरेक्ट ना बनाकर ऊपर से फिटिंग स्लीव्स होती है और नीचे केवल इस तरह से बेल का लुक देने के लिए ये पूरे फ्रिल लगा दी जाती है। तो ये बेल स्लीव एक्चुअल ये होती है, लेकिन फैशन के आधार पर इसे भी बेल स्लीव बोला जाता है। स्ट्रेट स्लीव फ्लेयरिंग एट द बॉटम, बिल्कुल ये स्ट्रेट स्लीव होती है, सिर्फ बॉटम की तरफ इसका फ्लेयर जो है ज्यादा होता है, इसे कहते हैं बेल स्लीव। नेक्स्ट वन इज बिशप स्लीव। बिशप स्लीव, बिशप यानी जैसे हम पादरी बोलते हैं, जैसे चर्च में जो होते हैं उन लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं उन्हीं के, और ये पुराने जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों के ड्रेसेस से ही ये फैशन हमारे यहाँ आया है, तो इसलिए इसका नाम भी है बिशप स्लीव। अ लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्ड ऑन टू अ नेरो कफ, ये लंबी आस्तीन होती है जो नैरो कफ के साथ बॉटम की तरफ गैदर्स के साथ में नैरो कफ के साथ में इसे फिनिश किया जाता है। ये बहुत अच्छी लगती है, इस तरह के शर्ट्स जो है हमारे यहाँ हालांकि कम पहने जाते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है और फॉर्मल लुक आता है। इसमें आप देखेंगे कफ की जो चौड़ाई कम होती है और आस्तीन की लंबाई जो है ज्यादा होती है और यहाँ पर इसमें गैदर्स डाले जाते हैं जिससे ये इसके ऊपर आके इस तरह से ये स्लीव गिरती हुई सी नजर आती है और कफ बिल्कुल थोड़ा सा नजर आता है, इसे हम कहते हैं बिशप स्लीव्स। फिर आपका ब्रेड, ब्रेड मतलब चोटी, हम लोग चोटी गूंथते हैं ना, वैसे ही होता है ये। अ वुवन नोवेल्टी ट्रिम फिनिश्ड एट बोथ एजेस, ये बुना हुआ होता है दोनों तरफ से, किनारों की तरफ से। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हमें दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इस तरह के जो कपड़े से बेल्ट बनाते हैं या इस तरह से गूंथ कर क्रोचेट से बनाते हैं। कई बार आप देखेंगे जो वुलन सूट्स होते हैं या पहाड़ी देश जगह पर जहाँ ठंडी जगह पर वुलन सूट्स पहने जाते हैं, वहां पर इसी तरह से वुलन्स के जो थ्रेड होते हैं उनको लेकर छोटी छोटी सी बॉर्डर, बिल्कुल सकड़ी बॉर्डर्स बनाई जाती हैं और इन बॉर्डर को बनाने के लिए इन्हें आपस में गूंथा जाता है चोटी की तरह। छोटे छोटे, इनके लिए कोई बड़ा हैंडलूम लूम वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, या तो क्रोचेट से या फिर छोटे ही ऐसे रोल्स पर रॉड पर लगा करके वूल को आपस में गूंथते हैं। तो कुल मिलाकर जब धागों को आपस में गूंथा जाता है या उन्हें गूंथ कर मिलाकर कोई डिजाइन बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेड कहते हैं। अगर इस तरह से आप बना रहे हैं और उसके धागों को यहाँ से एंड कर दिया तो इस तरह से ब्रेड की जो प्रोसेस होती है इससे आप जैकेट भी बना सकते हैं, श्रग्स बना सकते हैं और इनसे देखिए इस तरह से ड्रेसेस बनाई जाती है। और ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है ये छोटे, ये सब सैंपल्स हैं, इनसे आप लेस और वेस्ट बैंड बना सकते हैं। इस तरह से बनी हुई जो लेस होती है बहुत सुंदर लगती है, वुलन गारमेंट्स में उनका ज्यादातर यूज किया जाता है। अब है आपकी बॉल पॉइंट निडल्स। बॉल पॉइंट निडल मतलब, बॉल पॉइंट समझ में आता है बॉल की तरह गोल, जिसका गोल पॉइंट हो। यहाँ आप देख रहे हैं 3 निडल दिखाई दे रही है, इनमें ये है बॉल पॉइंट। A type of sewing machine needles that are specially designed to be used when sewing neat fabrics. The rounded tip prevents piercing that would damage the needle. इसका जो बॉल पॉइंट होता है क्यों होता है, क्योंकि नीटेड फैब्रिक, हम जब होजरी वाले स्ट्रेचेबल कपड़ों को सिलते हैं, नीटेड फैब्रिक को सिलते हैं तो उनके लिए हम बॉल पॉइंट नीडल का यूज करते हैं। इसका जो गोल पॉइंट होता है इससे कपड़ों में होल नहीं होते हैं, स्मूथली फैब्रिक के अंदर चली जाती है। आप देखिए अगर हम सामान्य सुई से अगर नीटेड फैब्रिक को सिलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेचेबल फैब्रिक को सिलने की कोशिश करते हैं तो उसमें टाँके नहीं बनते हैं बल्कि वो टूट जाते हैं या लूज बनते हैं। इसके लिए हमें बॉल पॉइंट नीडल का यूज करना चाहिए। इससे स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स की जो सिलाई अच्छी होती है उनमें होल्स नहीं होते हैं और ये डैमेज नहीं होते हैं। ये अलग अलग पॉइंट है, शार्प पॉइंट और वुवन फैब्रिक मतलब सामान्य जो बुनाई वाला आपके कॉटन के कपड़े होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। ये जर्सी या स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक्स होते हैं, नीटेड फैब्रिक होते हैं, उनके लिए यूज की जाती है। और ये लेदर और प्लास्टिक वगैरह सिलने के लिए इस तरह की निडल यूज की जाती है। इन निडल्स में यहाँ इनके पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स इनके शार्प होते हैं। उसके बाद इनमें इस जगह पर ब्लेड का वो रहता है शेप, जिससे कि ये कपड़े के अंदर तक पूरी चली जाती है। तो ये है आपकी कौन सी, बॉल पॉइंट निडल। नाउ बुकरम।
बुकरम मतलब कैनवास fusing a stiff fabric made by impregnating a lightweight open cloth with adhesive and fillers. देखिए इसमें एडहेसिव या फिलर्स, एडहेसिव मतलब क्या होता है, चिपकाने के लिए जो भी इसमें पदार्थ यूज किया जाता है, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है एडहेसिव। तो इसमें एक जो साइड होती है इस तरह का, देखिए ये बुना हुआ चौड़ी लूज बुनाई वाला फैब्रिक होता है, और इसके अंदर जो होता है लाइट वेट होता है, इस पर एडहेसिव की लेयर लगा दी जाती है एक साइड में, और वो एडहेसिव को इस पर इस तरह से फिनिशिंग दे करके इस पे स्टिफ कर दिया जाता है। और जब भी हम इसे कपड़े के साथ में इसे रख कर और उस पर हीट देते हैं यानी प्रेस करते हैं, तो ये क्या होता है, कपड़े के साथ में चिपक जाता है। ये चिपकने वाले भी आते हैं बुकरम, बिना चिपकने वाले भी आते हैं, और